हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर या लास्ट पार्ट बोल सकते हो आप इसको, यूनिट नंबर फर्स्ट क्लास +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटेंस। बात करेंगे हम कैपेसिटेंस की। देखिए क्या है यहाँ पर, पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। हमें अपनी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा मटेरियल थिंग्स और एनर्जी। इन्हीं चीज़ों की हमें बेसिकली क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो जो इम्पोर्टेंट है इनमें वो ये है कि आप इन चीज़ों का स्टोरेज कैसे करोगे। आप इन चीज़ों का स्टोरेज करना चाहते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। जैसे आपको पानी की ज़रूरत है तो आप घर में क्या करते हो, पानी का स्टोरेज करके रखते हो, उसे बकेट में रखते हो, बोतल्स में रखते हो, ताकि आपको बाद में ज़रूरत जब पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो हम चीज़ों का स्टोरेज करते हैं। अब ये स्टोरेज का जो काम है वो नेचर भी करती है और हम भी करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल पानी का अगर हम लें तो नेचर ने भी वाटर स्टोर कर रखा है डिफरेंट वाटर बॉडीज़ की फॉर्म में। लेक्स है आपके पास, सीज है, और हम भी वाटर का स्टोरेज कर लेते हैं अपने घर में अलग से बकेट में, बोतल्स में। और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो यूनिट हमारी चल रही है, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। यहाँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट कर रहे हैं, चार्ज से रिलेटेड। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाह रहे हैं, और वो जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम स्टोर करने के लिए, उसका नाम है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। एक तरीके का कंडक्टर ही है, क्योंकि जो चार्ज को ले रहा है तो वो कंडक्टर ही है। तो चार्ज को इसके अंदर दिया जाता है, ये कंप्रेस फॉर्म में देते हैं, अपने अंदर स्टोर करता रहता है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें से चार्ज को दोबारा निकाल भी देते हैं। वैसे बेसिकली ये चीज़ें हमने की हैं फर्स्ट पार्ट में। किसी को चार्ज देना कहलाता है चार्जिंग, और किसी से चार्ज ले लेना, जब वो चार्ज अपने में से निकाल देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस इन विच electrical energy is stored in the form of compressed charge and it can be, और जब हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, received back किस पे, एट वेरी फास्ट स्पीड, बहुत स्पीड से वो हमें रिटर्न दे सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोला आपने, डिस्चार्ज। ये प्रोसेस क्या है आपके पास, डिस्चार्ज। तो ये है कैपेसिटर, वो डिवाइस। कंसेप्ट क्या है लेकिन यहाँ पर, ये कैसे वर्क करेगा, कैसे चार्ज स्टोर करेंगे, तो बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए सबसे पहले एक कंडक्टर हमने ले लिया, नेट चार्ज होना कंडक्टर कितना हो जाएगा, 0। न्यूट्रल है ये, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। अब हम इसे चार्ज देना शुरू करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चे यही पूछ लेते हैं, जी हम इसको चार्ज कैसे देंगे। तो वही जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी, कोई चीज़ आप लोगे, उसको रब करोगे, तब तक रब करोगे जब तक वो चार्ज ना हो जाए, और जब वो चार्ज हो जाएगी तो आप उसको इसके साथ टच कर दोगे। और आपको पता है चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और उस बॉडी से वो चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको चार्ज देना शुरू किया और हम इसको कंटिन्यू चार्ज देते जा रहे हैं।
और मान लेते हैं वो चार्ज जो है भाई कंडक्टर है, तो आपको भी पता है चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा रिपल्शन प्रॉपर्टी की वजह से। सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर चार्ज आ गया? आपने तो चार्ज दे दिया, अब पता कैसे लगा कि इसके ऊपर चार्ज आ गया? क्योंकि चार्ज इतना बड़ा तो है नहीं कि जो आपको नेकड आई से दिखाई दे जाए, दिखाई तो देगा नहीं। तो जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होता जा रहा है कंडक्टर का? पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। और पोटेंशियल का पता हम लगा सकते हैं कैसे? टच करके भी पता लग जाएगा। टच करके कैसे पता लग जाएगा? अगर इसका पोटेंशियल बॉडी की पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तो आप जैसे ही टच करोगे तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। ये हायर पे होगा तो चार्ज हमारी बॉडी में आएगा और हमें शॉक लग जाएगा। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि इस पर चार्ज आ गया, शॉक लगाना ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बॉडी को शॉक लगवाएं। एक डिवाइस आप मोस्टली यूज़ करते हो, टेस्टर जिसे आप बोलते हो, छोटा सा पेंचकस टाइप जो होता है, जिसमें एक अंदर जो है वो बल्ब सा होता है, जिसको आप किसी भी प्लग में इंसर्ट करोगे तो लाइट जल जाती है उसमें, जो ये बताता है कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल है। तो वो डिवाइस हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल पता लगाने के लिए। अब देखिए, एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। लेकिन सेम एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर खड़ी हो गई, क्वेश्चन जो खड़ा हो गया वो ये है कि आप किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हो, या फिर किसी कंडक्टर की कितनी लिमिट है चार्ज को स्टोर करने की। आप इसको कंटिन्यू चार्ज दिए जा रहे हो, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, ये सेपरेट थिंग है। लेकिन आप चार्ज दे कितना पाओगे? देखो, एक तो सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है कि ये चार्ज तब तक ही गेन करेगा जब तक जो चीज़ इसको चार्ज दे रही है उसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज तो हायर से लोअर में फ्लो करेगा। जब कोई चीज़ साइड में हायर पोटेंशियल की आएगी नहीं तो फिर ये चार्ज गेन करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन उसके अलावा भी एक इजी तरीका है एक्सप्लेन करने का, वो देखिए क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक बकेट आपने ली, उस बकेट की जो कैपेसिटी है वो 25 लीटर की है, पानी उसके अंदर सिर्फ 25 लीटर आ सकता है। आपने उस बकेट को एक टैप के नीचे लगा दिया, टैप ओपन कर दी, अब वो बकेट भर रही है। 25 लीटर तक का पानी तो उस बकेट में आएगा, लेकिन 25 लीटर भरने के बाद टैप तो अभी भी ओपन है, तो अब जो पानी गिर रहा है वो पानी कहाँ जा रहा है? बकेट से बाहर। इसको बोलते हैं लीक आउट हो जाना। पानी जो हो रहा है क्या हो रहा है? वो लीक आउट हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हर स्टोरेज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा चीज़ स्टोर करना चाहते हो तो वो क्या होगी? लीक आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसी तरीके से हर कंडक्टर की भी क्या होती है? एक लिमिट होती है। तो अगर एक लिमिट होती है तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, तो अब ये बताइए आप कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हो और कब तक चार्ज दे सकते हो? आगे ना बात। तो अगर लिमिट है तो आपको बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। आपने एक चीज तो पढ़ ली कि चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग है पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। अपर एरो इंक्रीमेंट का साइन दिखा रहे हैं आप। लेकिन जहां पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक क्वांटिटी और है जो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वो कौन सी क्वांटिटी है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि दोनों पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल के फॉर्म में आप इसको ये लिखते हो, चार्ज की फॉर्म में आप इसको ये लिखते हो, तो चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पोटेंशियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या चीज है? एयर के पार्टिकल्स हैं। और एयर क्या होती है? इंसुलेटर। ये है एयर के पार्टिकल्स। आपने इस कंडक्टर को चार्ज कंटिन्यू दिया,
जिससे उसका पोटेंशियल बढ़ा। पोटेंशियल बढ़ने से क्या बढ़ गई? फील्ड बढ़ गई। जैसे जैसे इस चार्ज की फील्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सराउंडिंग के पार्टिकल्स पे लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से सुनना है आपने ध्यान से। अब क्या होने जा रहा है, ये एटम है एयर का, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, आपको ये चीज अच्छे से क्लियर है। कितनी फोर्स के साथ बांध के रखता है हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मान लेते हैं इस न्यूक्लियस ने इस फोर्स को बाइंड रखने के लिए 100 न्यूटन फोर्स लगा रखी है कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। 100 न्यूटन फोर्स से इसने इसको पकड़ रखा है। लेकिन जब आप कंटिन्यू इस पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जब वो फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाएगा। इस चीज को आप क्या बोलते हो? आयनाइजेशन। ये कहलाती है आयनाइजेशन, कि पार्टिकल्स को तोड़ देना, इलेक्ट्रॉन्स अलग कर देना, ये क्या कहलाता है? आयनाइजेशन। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जैसे इसके ऊपर लगने वाली फोर्स न्यूक्लियस की फोर्स से ज्यादा होगी तो ये अलग हो जाएगा। अब इसको इसके कंसेप्ट से समझते हैं, देखिए बड़े ध्यान से। मान लेते हैं आपने कंडक्टर को चार्ज दिया 100, तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया 100 से। जब 100 चार्ज था तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो भी न्यूक्लियस के इस एयर एटम के इस इलेक्ट्रॉन पे मान लो 100 न्यूटन फोर्स ही लगा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स 100 लग रही है, न्यूक्लियस की वजह से भी 100 लग रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने थोड़ा सा चार्ज और बढ़ा दिया, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, तो ये फोर्स बढ़ेगी और बढ़ते ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी? पुल आउट कर लेगी। बात आई समझ में? तो हमने ये कहा कि जब 100 चार्ज दिया गया, पोटेंशियल 100 हुआ, तो फोर्स भी जो है वो क्या हो गई? 100। लेकिन ये 100 में बाहर नहीं आया। हम क्या करते हैं, एक चार्ज और दे देते हैं कंडक्टर को, तो अब चार्ज कितना हो गया? तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? एक चार्ज और देते ही फोर्स हो जाती है 101, जो कि ज्यादा हो गई न्यूक्लियस की फोर्स से। तो क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आते उसने एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलैप्स किया और उसको क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। दोबारा ध्यान से सुन लो, 101 चार्ज होते ही फोर्स 101 हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और उस इलेक्ट्रॉन ने एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। यानी कि अब इस पे से एक चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो यानी कि एक माइनस कर दो, कितना रह गया? चार्ज कम हुआ तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी कम हो गया। अगेन कितना आ गया? देखो, फिर दोबारा देखो। अब आपने 2 चार्ज कंटिन्यू कर दिए, 2 चार्ज आपने एकदम से बढ़ा दिए, चार्ज हो गए 102, पोटेंशियल भी हो गया 102, तो फोर्स भी कितनी हो गई? मान लो 102। उस 102 फोर्स से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो उन्होंने 2 चार्ज को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। तो अगेन उसके ऊपर जो चार्ज थे वो कितने कम हो गए? 2 फिर कम हो गए। फिर कितने बच गए? 100 पोटेंशियल फिर कितना आ गया? तो अब आप क्या देख रहे हो कि हम जितने भी चार्ज एक्स्ट्रा अब दे रहे हैं वो उतना ही चार्ज क्या हो रहा है? न्यूट्रल हो रहा है। तो 100 से ज्यादा चार्ज बन ही नहीं पा रहा। 5 दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, 5 न्यूट्रल हो जाएंगे। तो 100 से ज्यादा चार्ज बन ही नहीं पा रहा इस कंडक्टर के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कंडक्टर की लिमिट कितने चार्ज स्टोर करने की है? 100 चार्ज स्टोर करने की। क्योंकि 100 से ज्यादा चार्ज देने पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है
कि वो अपने पास के एयर के इंसुलेटिंग एटम की आयनाइजेशन कर देती है और जिनमें से इलेक्ट्रॉन को खींच के चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये है इसकी लिमिट। ऐसे लिमिट का हम पता लगाते हैं। जब तक आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हो, जब तक उसके सराउंडिंग का जो मीडियम है वो इंसुलेटर है। लेकिन जैसे जैसे आपके चार्ज देने से अगर कंडक्टर के सराउंडिंग की फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो सराउंडिंग के इंसुलेटिंग मीडियम को इंसुलेशन ब्रेकडाउन में ले आती है, उसको कंडक्टर बनाने की कोशिश कर देती है, उसमें से चार्ज पार्टिकल अलग कर देती है, तो वहीं आपके कंडक्टर की लिमिट पूरी हो जाती है। उससे ज़्यादा आप उसको चार्ज नहीं दे पाओगे। बात आ रही है समझ में? अब आप जितना भी चार्ज ले रहे हो 100 से ज़्यादा वो लीक आउट हो रहा है, क्योंकि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करके उनके साथ अटैच होकर न्यूट्रल हो जा रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सराउंडिंग की, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले भी डिस्कस किया है हमने। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है मीडियम के इंसुलेशन की प्रॉपर्टी, और हर मीडियम की अलग होती है। जरूरी नहीं है कि इस कंडक्टर की जो लिमिट है वो 100 रहेगी, फिक्स है, नहीं। ये डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। एयर था तो 100 थी, कोई कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीडियम होता तो इसकी लिमिट 50 भी हो सकती थी। एयर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीडियम होता तो लिमिट 200 भी हो सकती थी। तो लिमिट भी वेरी करती है, डिपेंड करती है मीडियम पे। पर्टिकुलर एयर के केस में अगर कितनी फोर्स चाहिए एयर के पार्टिकल को तोड़ने के लिए, तो पहले भी डिस्कस किया था, वो होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अगर आप एयर के पार्टिकल को इंसुलेशन ब्रेकडाउन करना चाहते हो तो जो यहाँ से निकल के आया कंसेप्ट, जो कंक्लूजन आया वो ये कि आप किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हो, ये डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग के मीडियम पे। जितना स्ट्रॉन्ग इंसुलेटिंग मीडियम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसकी लिमिट होगी। एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं इससे रिलेटेड कि अगर हम वैक्यूम ले लें तो इसकी लिमिट कितनी होगी, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? नो पार्टिकल्स। तो जब सराउंडिंग में कोई पार्टिकल ही नहीं है तो आप कितना भी चार्ज देते जाएं, किसी का इंसुलेशन ब्रेकडाउन होना ही नहीं है। तो इसका मीनिंग है आप जितना मर्जी चार्ज दे सकते हो, अगर वो वैक्यूम में है तो वहां से कोई भी चार्ज लीक आउट नहीं होने वाला। ये है हमारे पास अगर वैक्यूम है सराउंडिंग। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? तो ये इन क्वेश्चनों का आंसर था कि आप कितना चार्ज दे सकते हो और कब चार्ज लीक आउट होना शुरू हो जाएगा, या किसी कंडक्टर की कितनी लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने के। सब वो चीजें हम डिस्कस की हैं। जिस फिनोमिना पे ये डिवाइस कैपेसिटर काम करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ही वो प्रॉपर्टी है। देखिए हमने ये देखा कि जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अब पोटेंशियल इंक्रीज है ये ध्यान रहे, सिंपल पोटेंशियल नहीं है। बी का मीनिंग है यहाँ पर राइज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जो चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं जैसे आप मैथ्स में करते हो, और यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं सी। सी एक कांस्टेंट है जिसको कैपेसिटेंस बोला जाता है, और सी किसके इक्वल आ जाएगा? Q/V। तो अगर डेफिनेशन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? अगर V किसके इक्वल हो जाए 1 वोल्ट के, तो यानी कि C किसके इक्वल हो गया? Q के। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, क्या लिखोगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ conductor is numerically equals to that charge उस चार्ज के इक्वल हो जाएगा जो इंक्रीज करेगा उसका पोटेंशियल, विच इंक्रीज its potential by 1 वोल्ट, जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से इंक्रीज कर देगा।
वो है कैपेसिटेंस हमारे पास, और ये वो प्रॉपर्टी है जिस पे कैपेसिटर काम करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कैसे? क्योंकि स्टोरेज हो रही है यहाँ पर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि डिपेंड्स ऑन क्यू एंड वी। क्यू भी स्केलर है और वी पोटेंशियल फर्दर वर्क पे डिपेंड करता है, वो भी क्या है? स्केलर है। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बनेगी? कूलाम पर वोल्ट, लेकिन जो जनरली यूनिट बोली जाती है वो यूनिट है हमारे पास फैरेड। फैराडे साइंटिस्ट जो हुए हैं उनके नाम से इसको ड्राइव किया गया है, ये है हमारे पास फैरेड। तो अगर 1 फैरेड की डेफिनेशन आपको करनी है तो 1 फैरेड की डेफिनेशन कैसे करोगे आप? 1 फैरेड के लिए फॉर्मूला ये रहा, कूलाम 1 फैरेड तब होगा जब चार्ज 1 कूलाम होगा और पोटेंशियल 1 वोल्ट हो। तो आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैरेड व्हेन 1 कूलाम चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय 1 वोल्ट। ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट है हमारी, जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वो फैराड नहीं है। फैरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसको हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। प्रैक्टिकली जो यूनिट यूज की जाती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है वो है आपके पास माइक्रोफराड यानी कि 10⁻⁻⁶, या फिर पिकोफराड 10⁻⁻। ये है प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम यूज करेंगे, जो आपको हर जगह मोस्टली यही यूनिट लेके दिखाई देंगे। फराड तो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। तो ये था आज हमारे पास कंसेप्ट कैपेसिटेंस का। हमने इंट्रोडक्शन किया, देखा कि कैसे चार्ज स्टोर होता है, कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। तो ये आपने अच्छे से जो है वो समझ लेना। कंसेप्ट है चार्ज के स्टोरेज का।